अभी हम लोग देखेंगे एबॉर्शन। तो जो एबॉर्शन होता है, तो एबॉर्शन हम लोग देखेंगे। तो एबॉर्शन बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, तो एबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि जो कोई लेडी वो प्रेग्नेंट है, द प्रेग्नेंट लेडी विच नॉट क्रॉस द पीरियड ऑफ विएबिलिटी। मतलब उसमें क्या होता है बेसिकली एक्सपल्सन ऑफ फीटस हो जाता है, एक्सट्रेशन ऑफ फीटस बिफोर द पीरियड ऑफ विएबिलिटी। और पीरियड ऑफ विएबिलिटी कितनी होती है, 28 वीक होती है। तो अगर जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है 20 वीक के पहले, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। या फिर दूसरा डेफिनेशन है कि वो 500 ग्राम से कम है और उसका एक्सपल्सन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इसका ईजी होता है। इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसमें हम लोग ये टाइप देखते हैं। तो इसमें टाइप जो होता है सबसे पहले है थ्रेटेंड एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन। सेकंड होता है इन्वेंटिबल एबॉर्शन, इन्वेटिबल एबॉर्शन। थर्ड होता है अपना कंप्लीट एबॉर्शन। फोर्थ होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। पांचवा होता है मिस्ड एबॉर्शन होता है। छठवां होता है असेप्टिक एबॉर्शन। तो ये टाइप होते हैं सबसे पहले थ्रेटेंड, इन्वेटिबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एबॉर्शन और सेप्टिक एबॉर्शन। तो हम लोग सबसे पहले ये थ्रेटेंड एबॉर्शन देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन में, क्या होता है कि तो बेसिकली हम लोग इसमें देखते हैं जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होता है कि बच्चा इसमें बेसिकली क्या कर रहा था, एक क्लू दे रहा होता है। इसमें अपने को क्लू मिलता है कि यहाँ पे एबॉर्शन हो रहा है, तो अगर जल्दी से उसको ट्रीट करो। अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा मतलब डरा रहा होता है, कि धमकी दे रहा होता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो एबॉर्शन हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। तो मतलब इसका डेफिनेशन अगर पढ़ूँ तो क्या है, इट इज़ अ क्लिनिकल इंटाइटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन स्टार्टेड। मतलब मतलब वो धमकी दे रहा होता है कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन जो है स्टार्ट हो चुका है, बट नॉट प्रोग्रेस टू विच, मतलब उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि रिकवरी इज इम्पॉसिबल, कि रिकवरी जो है पॉसिबल नहीं हो। तो अगर हम लोग ने उसको टाइमली जो है मैनेज कर लिया तो वो एबॉर्शन हम लोग बच सकता है। ये क्या, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें पेन एब्डोमेन होता है। सिम्टम क्या क्या आते हैं, मतलब वो कैसे डराता है, तो पेन एब्डोमेन होता है और इंटरमिटेंट पेन होता है। तो इसमें जो होता है पेन एब्डोमेन होता है, पर इंटरमिटेंट पेन होता है। यहाँ पे इंटरमिटेंट पेन होता है, और पेन गोज टू बैक और थाई में जाता है। और वहाँ पे पर वजाइनल ब्लीडिंग मिलती है अपने को, पर वजाइनल ब्लीडिंग। तो ये होता है। उसके बाद साइन कुछ होते हैं इसमें, साइन होता है जो पल्स रेट होता है, बीपी होता है, पल्स रेट होता है, बीपी होता है, पर एब्डोमेन पर स्पेकुलम। पल्स रेट और बीपी जो होता है, बीपी थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो पर वजाइनल ब्लीडिंग हम लोग को सीन होगी, पर वजाइनल ब्लीडिंग सीन होगी। और ब्राइट रेड या फिर डार्क ब्राउन जो कि ब्लीडिंग लिखेगी। और इसमें एक्सटर्नल ऑज को देखना है तो वो ओपन या क्लोज हो सकता है। अगर क्लोज है सपोज तो बच्चा तो हम लोग उसको बचा सकते हैं। पर अगर वो खुला रहेगा एक्सटर्नल लॉस, तो मतलब वो ऐसा रिकवरी पहुंच गया कि रिकवरी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये हो गया। तो एक्सटर्नल लॉस बंद है तो हम लोग उसको बचा सकते हैं। देन इसके बाद सेकंड है इनवेटिबल एबॉर्शन। मतलब क्या होता है कि इनवेटिबल एबॉर्शन मतलब ये कि अब इसमें क्या होता है, रिकवरी नहीं पॉसिबल होती। कि इट इज ए क्लिनिकल टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर द एबॉर्शन स्टार्टेड। इट इज ए क्लिनिकल, इसको लिखूँ, इट इज ए क्लिनिकल टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड। Process is a clinical type of abortion where the process of abortion started from where recovery of pregnancy or continuation of pregnancy is not possible। मतलब यहाँ पे कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो है इट इज ए क्लिनिकल प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन वेयर द प्रोसेस ऑफ
एबॉर्शन स्टार्टेड फ्रॉम दैट लेवल द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। मतलब इतना प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, पर यहाँ से अब रिकवरी या फिर अब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग नहीं हो सकता। अब उसको बच्चे को निकालना ही रहेगा, या तो अपने आप निकल जाएगा या तो अपने को निकालना रहेगा। अब रिजल्ट इन एक्सपेल्सन ऑफ फीटस, तो एक्सपेल्सन ऑफ फीटस उसमें हो जाता है। और इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब उसको निकलना ही है। इसमें भी सेम सिम्टम पर वजाइनल ब्लीडिंग दिखेगी, एब्डोमिनल पेन दिखेगा, एब्डोमिनल पेन यहाँ पे दिखेगा, और बैक एक दिखेगा। पर एब्डोमेन एग्जाम देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे टेंडरनेस हो, और यहाँ पे पर स्पेकुलम देखेंगे तो वहाँ पे उसका इंटरनल एक्सटर्नल और जो होता है दोनों ओपन होता है। तो मैंने अभी बताया अगर एक्सटर्नल इंटरनल लॉस ओपन है तो उसको हम लोग बचा नहीं सकते। तो वहाँ पे हम लोग को कंटेंट भी दिख जाते हैं, उसको हम लोग मेम्ब्रेन दिख जाता है, फ्लूइड दिख जाता है, प्लासेंटा, अमनियोटिक फ्लूइड, प्लासेंटा, ये सब हम लोग को दिखते हैं। बैक उसका बच्चे का दिखता है, थाई दिखता है, तो ये सब बच्चे हम लोग को दिखता है। तो दिस इज इनविटेबल अबॉर्शन वेयर द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्टेड and it reached to at that level where the continuation of the pregnancy is not possible. So ये हो गया। उसके बाद थर्ड होता है कंप्लीट एबॉर्शन। तो कंप्लीट एबॉर्शन का मतलब होता है मच्छर यार। तो कंप्लीट एबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि जो पूरा यूट्रस है खाली हो चुका है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल कम्प्लीटली। तो इट इज टाइप ऑफ एबॉर्शन where the product of conception is completely expel out। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। मतलब जितना भी पार्ट है उसको हम लोग को देखेंगे। तो हम लोग अगर इसको क्लियर करना तो हम लोग TVS या फिर ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी या फिर ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी करके इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कि है कि नहीं। हम लोग को खाली दिखेगा, पूरा कैविटी खाली दिखेगा वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग इसमें यूएसजी कर देंगे, तो यूएसजी करेंगे तो यूट्राइन कैविटी खाली दिखेगा। अब क्लिनिकल पिक्चर तो देखो, यहाँ पे बच्चा वहाँ पे अबॉर्ट हो चुका है, पूरा तरह से निकल चुका है। अब पूरी तरह से निकल चुका है तो वहाँ पे पर वजाइनल ब्लीडिंग जो होगी हो सकता है बहुत कम हो और ना के बराबर हो। कोई पेन नहीं होगा क्योंकि बच्चा वहाँ पर निकल चुका है, कोई पेन नहीं होगा वहाँ पर। एब्डोमिनल पेन में यूट्रस जो होता है हार्ड फील होता है, यूट्रस हार्ड फील होता है यहाँ पे। ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं पर वजाइनल ब्लीडिंग हम लोग देखेंगे तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा थोड़ा सा, और ओएस जो है क्लोज रहेगा क्योंकि अब वो बच्चा निकल चुका है तो अब अपने नॉर्मल पोजीशन में यूट्रस आ चुका है। अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि इट इज द टाइप ऑफ द एबॉर्शन वेयर कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज नॉट एक्सपेल आउट। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका आधा पार्ट निकला है और आधा नहीं निकला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल निकला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, पर वजाइनल ब्लीडिंग होगा, पेन एब्डोमेन होगा। और इसमें जो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं तो ध्यान रखने का इसमें एक वो है कि पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में डफी फील होगा, मतलब आटे जैसा सॉफ्ट लगता है यूट्रस, क्योंकि अभी भी उसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बचा है, पूरी तरह से नहीं निकला है। और इसमें ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी हम लोग को करना रहता है। ट्रांस एब्डोमिनल ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करके देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है। उसके बाद मिस्ड एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, मिस्ड एबॉर्शन। तो मिस्ड एबॉर्शन का मतलब बताऊं अगर कॉमन सेंस में, तो कि प्रेगनेंसी नॉर्मल लेडी की चल रही थी, पर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, लेडी को पता ही नहीं चला और बच्चा अंदर मर गया। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था और बच्चा अंदर मर गया। मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी चल रही थी और लेडी सपोज अपने विजिट पे आई डॉक्टर को दिखाने कि कैसे चल रही प्रेगनेंसी, पर डॉक्टर ने जब यूएसजी कराया तो वहाँ पे उसको बच्चा जो है मरा हुआ दिखा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। मतलब होता है, इसको बोलते हैं मिस्ड हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन द फीटस इज डेड एंड द कंटेंट आर रिटेन्ड इन द यूट्रस फॉर वेरिएबल पीरियड। मतलब बच्चा यूट्रस में ही मर गया है और अपने को पता ही नहीं चला, उसको हम लोग बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। इसी को इंट्रायूटेराइन डेथ भी बोलते हैं। सिम्टम यहाँ पे क्या आएंगे, बेसिकली नो सिम्टम या फिर मिनिमम सिम्टम आएंगे। साइन यहाँ पे यूट्रस साइज लेस देन पीओजी होगा, और यहाँ पे यूएसजी में नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, यूएसजी कराएंगे तो नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी। अब सिंस यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा जो है अंदर मर जाता है तो यूएसजी के बाद मतलब मम्मी जब आती है
और यूजी कराती तो हम लोग को पता चलता है कि वो इसका जो बच्चा है वो मर गया है। तो इसमें उतना मतलब ये ज़्यादा साइन सिम्टम नहीं रहता होगा तभी वो आती होगी। तो यहाँ पे कोई साइन सिम्टम उतना नहीं रहता, लेडी बस अपना नॉर्मल चेकअप कराने के लिए आती है और पता चल जाता है यूजी में देखते हैं तो यूजी में जो बच्चा है अपने को मरा हुआ मिलता है। अब लास्ट जो है सेप्टिक एबॉर्शन। तो सेप्टिक एबॉर्शन का मतलब क्या हुआ कि यूट्रस में कहीं से यूट्रस में इन्फेक्शन वो चल रहा है और उसकी वजह से बच्चा जो है एबॉर्ट हो गया। तो इसमें भी साइन सिम्टम है। अब देखो फीवर होगा तो बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, तो रेज्ड बॉडी टेम्परेचर सिम्टम क्या क्या आएंगे, रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, बैड स्मेलिंग आएगी, पेन एब्डोमेन रहेगा और टेंडरनेस रहेगा, पेल्विक रीजन में टेंडरनेस रहेगा, मतलब टेंडरनेस मतलब पेन ऑन प्रेशर हो सकता है, परवाजाइनल ब्लीडिंग भी हो, तो ये सब हो सकता है उसमें। अब एबॉर्शन की ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी तो सबसे पहले होता है जेनेटिक कॉज। अब जेनेटिक कॉज में क्या क्या कॉज होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो जेनेटिक कॉज में सबसे पहले 50% कॉज होता है जेनेटिक कॉज एबॉर्शन के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है जेनेटिक कॉज फॉर एबॉर्शन। तो हो सकता है इसमें कोई ट्राइजोमी में हो सकता है उसमें ट्राइजोमी 21 हो, ट्राइजोमी 13 हो, ट्राइजोमी 18 हो सकता है ये हो, टर्नर सिंड्रोम हो, या फिर एक ट्राइजोमी 16 होती है जिसमें बहुत ही जल्दी पहले ट्राइमेस्टर में ही एबॉर्शन हो जाता है। एक ट्राइजोमी 16 होती है जिसमें पहले ही एबॉर्शन हो जाता है। इसमें ये वाले थोड़ा चल जाते हैं, पर इसमें जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एबॉर्शन हो जाता है। और इसमें हम लोग क्या कराते हैं, कुछ स्क्रीनिंग कराते हैं। अब स्क्रीनिंग में हम लोग बेसिकली ड्यूल मार्कर कराते हैं, ड्यूल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर ये सब हम लोग कराते हैं, या फिर ट्रिपल मार्कर। तो स्क्रीनिंग में जो ड्यूल मार्कर होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और क्वाड्रपल और ट्रिपल मार्कर जो होता है वो अपना होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब 16 to 20 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन में हो सकता है। उसमें टर्नर सिंड्रोम है, ये सब इसमें हो सकता है। और नेक्स्ट कॉमन कॉज क्या होता है सेकेंड, जैसे अब जेनेटिक हो गया तो अभी हम लोग होते हैं एंडोक्राइन कॉज। अब एंडोक्राइन कॉज में बेसिकली क्या होता है कि जो ल्यूटियल फेज होता है अपने को पता है, जो ल्यूटियल फेज होता है वो क्या सिक्रेट करता है, सर्ज करके कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है इनिशियल फेज में। पर क्या है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम की इनसफिशियंसी हो जाए, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट ना हो, तो इनिशियल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कोई संभालने के लिए नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं, इंजेक्शन ESCG देते हैं, क्योंकि ये जो ESCG है वो कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट हो जाता है, क्योंकि प्लासेंटा जब बन जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, तो उसके बाद उसके माता प्रेगनेंसी, इसी के लिए हम लोग उसमें इंजेक्शन ESCG देते हैं कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करे अगर प्रेगनेंसी है तो। और बच्चा अगर गेम हो गया उसका तो मतलब नहीं है फिर, अगर ये एंडोक्राइनोलॉजी कॉज है तो वो कब होगा उसका लेवल हम लोग देख लेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम का लेवल करा के हम लोग देख लेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम इनसफिशियंट है, या फिर इसमें प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल करा सकते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन बनाता है और यही प्रोजेस्टेरॉन आगे जाके प्रेगनेंसी को संभालता है। अब थर्ड हम लोग देखते हैं थायराइड प्रॉब्लम। अब थायराइड प्रॉब्लम में भी देखा गया है कि थायराइड प्रॉब्लम है, या फिर किसी को हाइपरटेंशन है, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस है, तो ये सब भी एबॉर्शन कराने में एबॉर्शन करा लेते हैं, ये सब भी एबॉर्शन कराते हैं। अब उसके बाद एनाटॉमिकल कॉज में देखते हैं। एनाटॉमिकल कॉज में तो सबसे पहले सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें जो सर्विक्स का मुंह होता है वो खुल जाता है, मतलब इसमें सर्विक्स ज़्यादा टाइट नहीं रहता, उसका सर्विक्स का मुंह ज़्यादा टाइट नहीं रहता तो खुल जाता है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जैसे बताऊँ कि जो सर्विक्स का सपोज ये सर्विक्स होता है यहाँ पे, और इसका एक्सटर्नल इंटरनल ऑस, तो सपोज क्या होता है कि इंटरनल ऑस समझ लो, तो यहाँ पे बेबी है, ये सपोज यहाँ पे बेबी है, तो क्या होता है कि 16 से 26 वीक तक प्रेगनेंसी क्या होती है, धीरे धीरे 16 वीक तक प्रेगनेंसी चलती है, 16 वीक तक प्रेगनेंसी धीरे धीरे चलती है। पर आफ्टर कैसे होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो प्रेशर मारता है, तो इसके कोलेजन फाइबर जो होते हैं सर्विक्स में थोड़ा वीक हो जाते हैं। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, इसके जो है वीक हो जाते हैं।
अब इसके सर्वाइकल जो कोलेजन फाइबर है वीक हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसका मुंह ओपन हो जाता है और बच्चा जो है वो ये निकल जाता है, तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है उस केस में। तो ये बेसिकली देखा गया कि मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए, मतलब इससे जो है बच्चा बार बार जो है वो अबॉर्ट होता है। तो इसको हम लोग पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन होता है, पता भी नहीं चलता कि अपने को सर्विक्स डायलेट हो चुका है और बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे डिफेक्टिव कोलिजन होते हैं, इसकी वजह से सर्विक्स का जो है मुंह ओपन हो जाता है। बी हो सकता है कोई उसको यूटेराइन एनोमली हो, यूटेराइन एनोमली जैसे उसको सेप्टे यूट्रस हो, या फिर उसको सेप्टेड यूट्रस है, या फिर यूटेराइन डायडेल्फस हो। यूटेराइन डायडेल्फस में कैसा होता है कि 2 यूट्रस होते हैं यहाँ पे। तो अगर यूटेराइन डायडेल्फस बनाऊँ तो यहाँ पे कैसे होते हैं, तो यहाँ पे जैसे 2 यूट्रस होते हैं, तो अगर ये दोनों यूट्रस साइज में छोटे होते हैं मतलब, तो ये प्रेगनेंसी तो होती है पर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती क्योंकि उतना एक्सपांड नहीं कर पाता, तो यहाँ पे जल्दी अबॉर्ट हो जाता है बच्चा। हो सकता है सेप्टे अबॉर्शन में यहाँ पे यूट्रस के कैविटी में यहाँ पे एक सेप्टा होता है, तो हो सकता है अगर बच्चा यहाँ पे इम्प्लांट हो तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता, तो उसको गलत जगह पे इम्प्लांट हो जाता है तो अबॉर्शन करा देता है। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे यूटेराइन फाइब्रोइड हो, तो यूटेराइन फाइब्रोइड हो तो भी हम लोग उसमें भी अबॉर्शन का चांसेस होता है, पर ये ट्रीटेबल है। अगर हम लोग अबॉर्शन फाइब्रोइड हटा दिया मायोमेक्टोमी करके, तो उसको मायोमेक्टोमी मतलब यूट्रस को फाइब्रोइड को काट के निकाल देना। हो सकता है कोई वहाँ पे यूट्रस अधेशन हो, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। कोई इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो सकता है वहाँ पे। एक होता है APLA का मतलब होता है क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाती है अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अबॉर्शन हो सकता है। ये हो गया। तो एनी सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, वो किडनी का हो सकता है, RBC का हो सकता है, WBC का हो सकता है, तो उसको वैसे ये हो सकता है। इसके लिए हम लोग टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट हम लोग क्या क्या करा लेते हैं, उसको हम लोग β2 ग्लाइकोप्रोटीन कराते हैं, और हो सकता है वहाँ पे कोई क्लोटिंग डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग एंटीकोगुलेंट का टेस्ट होता है, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट टेस्ट, ये सब हम लोग उसमें करा लेते हैं। और एक होता है एंटी, तो ये सब बेसिकली हम लोग ने देख लिया, तो अगर इतना भी पता है तो बहुत है। और एक और होता है थ्रोम्बोफिलिया। अब सपोज किसी में प्लेटलेट्स का मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर APLA जो होता है वो प्लेटलेट्स का मेम्ब्रेन डैमेज कर सकता है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएंगे, और प्लेटलेट जो होता है क्लोटिंग कराता है, तो क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोटीन, तो ये अपन ने समझ लिया, तो इतना अपन ने देख लिया। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल कॉज होते हैं। अब इन्वायरमेंटल कॉज में क्या क्या है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको चेविंग, रेडिएशन, ये सब इसके कॉज हैं। और जैसे बात करूँ तो यहाँ पे अदर फैक्टर में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे क्रोनिक TB हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, वहाँ पे उसको थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो ये सब भी कॉज आ गए। अनएक्सप्लेन कॉज में क्या होता है कि रीजन इज अननोन, जो कि 50% कॉज होता है अबॉर्शन का। तो इसके कॉज हम लोग ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोग ने कॉज देखा इसका कि जेनेटिक, फिर एंडोक्राइनोलॉजी देखा, फिर एनाटॉमिकल कॉज देखा। एनाटॉमिकल कॉज देखने के बाद हम लोग ने क्या देखा, तो एनाटॉमिकल कॉज देखे बाद इम्यूनोलॉजिकल कुछ देखा, जेनेटिक देखा, एंडोक्राइनोलॉजी, एनाटॉमिकल, इम्यूनोलॉजिकल देखा। इम्यूनोलॉजिकल कॉज देखा यहाँ पे कुछ हम लोग ने। तो इम्यूनोलॉजिकल कॉज में मैंने वजह से बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, या फिर APLA हो गया, ये डैमेज करता है। या इसके बाद हम लोग ने वो देखा इन्वायरमेंटल कॉज, अदर फैक्टर और अनएक्सप्लेन देखा, तो ये सब कॉज हो गए। अब देन इसके बाद हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को USG करा के देख लेना है। USG कराते हैं हम लोग एक बार, तो उसमें अपने को अच्छे से वो बेबी दिख जाता है, जेस्टेशनल साइज वगैरह सब दिख जाते हैं। उसके बाद ये हो गया। देन इसके बाद USG करा लेते हैं हम लोग, और USG के बाद हम लोग को दूसरा जो कराना रहता है UPT हम लोग करा लेते हैं। UPT तो हो सकता है लेडी जो है प्रेग्नेंट ही ना हो, UPT ये टेस्ट हम लोग करा सकते हैं। और हो सकता है जो β-HCG का लेवल हो उतना बढ़ना चाहिए जितना वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसमें हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस ना हो, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराऊंगा तो इसमें बताऊंगा जो β-HCG उसका रोल क्या होता है। और हो सकता है इसमें कैरियोटाइपिंग ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल,
तो हम लोग कैरियोटाइपिंग करा लेते हैं बोथ मेल एंड फीमेल का। हिस्टोसल्फिंगोग्राफी हम लोग करा लेते हैं वहाँ पे। ये हो गया। और APLA एंड हीमोफीलिया के लिए जो एंटी-एस बॉडी, एंटी-सी और एंटीबॉडी टेस्ट और APLA टेस्ट और एंटी-सी एंटीबॉडी और एंटी-एस एंटीबॉडी ये करा लेते हैं। और एक होता है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, क्योंकि कार्डियोलिपिन होता है जो भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, तो अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है तो उसको बोलते हैं एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। और उसके बाद हम लोग उसका HbA1c करा लेते हैं, उसका सीरम TSH करा लेते हैं। तो इसका हम लोग ये सब टेस्ट करा लेते हैं। तो मतलब जो कॉज था उसका वही वो करा लेते हैं। अब देन इसके बाद हम लोग आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो ट्रीटमेंट पार्ट में जैसे अब कंप्लीट एबॉर्शन है तो हम लोग उसको कुछ नहीं करना है। हम लोग को पता चला कंप्लीट एबॉर्शन तो उसको घर भेज देना है, उसको ना तो एंटीबायोटिक देना है ना तो कुछ करना उसमें। सेकेंड, अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन है तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन में 3 चीज़ें हैं। पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेंस मतलब हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, तीसरा होता है सर्जिकल। मतलब मेडिकल मैनेजमेंट मतलब कैसा कि हम लोग उसमें कुछ मेडिसिन देते हैं और उस मेडिसिन से हम लोग उसको अबॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं। पर याद रखना वो मेडिसिन लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन लेस देन 9 है तभी वो काम अच्छे से करती हैं। पीरियड ऑफ जेस्टेशन ग्रेटर देन 9 है तो वहाँ पे फेलियर का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। इसमें हम लोग जैसे हम लोग इसमें मेजोप्रोस्टोल करके मेडिसिन आती है वो देते हैं हम लोग मेजोप्रोस्टोल। उसके बाद एक्सपेक्टेंस में तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं कि हो सकता है अपने से ही पूरा कंप्लीट एबॉर्शन न हो जाए, तो इसको वेट और वॉच करते हैं। और सर्जिकल में हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेडिकल नहीं काम किया तो हम लोग सर्जिकल करते हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो अभी जैसे मैं बताऊं तो इसमें मेजोप्रोस्टोल हम लोग देते हैं, मेजोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम देते हैं। और उसमें जो होता है 4 टैबलेट आती हैं 200 माइक्रोग्राम का, तो उसको हम लोग 4 टैबलेट लेडी को दे देते हैं। पर अगर ग्रेटर देन 10 वीक है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि फेल हो जाएगा। पर हम लोग इसमें जो डोज होता है बढ़ा के देते हैं। अगर लेडी को चाहिए रहेगा, हो सकता है लेडी जो है उसको अपना सर्जरी न कराना हो सकता है उसको मेडिसिन से ही अपना कराना हो एबॉर्शन, तो उसको हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में ही दे देते हैं। इसका एक्शन क्या होता है मेजोप्रोस्टोल का कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है और सर्विक्स को डायलेट कर देता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ये हो गया। तो 1 शॉट ऑफ एक्शन इसका 2 से 3 घंटे में इसका एक्शन आना चालू हो जाता है और टाइम के साथ एक आध 2 हफ्ते में साफ करके रख देगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें DNE करते हैं, DLC करते हैं, ESC करते हैं और DNE आज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। DLC का मतलब होता है डायलिटेशन एंड कटेज, मतलब सर्विक्स को डायलेट करेंगे और कटेज का मतलब वहाँ पे हम लोग तोड़ फोड़ मचा देते हैं अब डायलेट किससे करेंगे हेगास डायलेटर। सक्शन एंड इवोक्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें नो नीड टू डायलेट द सर्विक्स। इसको मतलब सक्शन का मतलब हम लोग वो पूरा खींच लेते हैं और उसको इवोक्यूट मतलब खाली कर देते हैं। सक्शन करके उसको इवोल्यूशन मतलब खाली कर देना। डायल्यूशन एंड इवोक्यूशन का मतलब क्या होता है, डायलेट करके वो जगह को खाली कर देते हैं। उसके बाद मिक्स्ड एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, एक होता है मिक्स्ड एबॉर्शन। अब होता है मिक्स्ड एबॉर्शन में 95% वो क्या होता है इनकम्प्लीट होता है, 5% कंप्लीट होता है। उसमें हम लोग यही ट्रीटमेंट सबसे पहले करते हैं मेडिकल, फिर हम लोग सर्जिकल। मेडिकल नहीं रहता तो हम लोग सर्जिकल कर देते हैं। अब ये हो गया। अभी अपना जो पॉइंट बचा है अब ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। तो हम लोग को लग रहा है बच्चा जिंदा है, लेडी आई बच्चा जिंदा है और उसको ब्लीडिंग चल रही तो अभी भी हम लोग को उसको बचा सकते हैं। तो इसमें हम लोग रीएश्योरेंस देते हैं, एंजाइटी वगैरह उसको कम करते हैं। उसका हम लोग हीमोग्लोबिन, सीरम TSH, USG कराते हैं, HbA1c कराते हैं, रैंडम ब्लड शुगर कराते हैं, उसका BP देखते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर अभी सपोज BP बढ़ी है तो हम लोग BP की दवाई चालू करेंगे, शुगर बढ़ा है तो शुगर की दवाई वहाँ पे चालू करते हैं। वहाँ पे हम लोग उसको कुछ फोलिक एसिड देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं। अब वहाँ पे इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं और इंजेक्शन SCG देते हैं, क्योंकि यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करती हैं। तो इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं और इंजेक्शन SCG देते हैं। इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है 500 mg देते हैं 1 वीक और इंजेक्शन
HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम लोग देते हैं, इसको हम लोग क्या देते हैं 500 to 5,000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। 5,000 वाला इंटरनेशनल यूनिट ट्वाइस अ वीक देते हैं और 10,000 वाला ट्वाइस अ वीक देते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें कि टैबलेट प्रोजेस्टेरॉन दे दिया। इसमें क्या होता है कभी कभी ओरली देते हैं या फिर वजाइनल कैप्सूल के पर वजाइनल भी दे सकते हैं इसमें हम लोग। अब एक कितने लिए देते हैं, गिवन फॉर 3 मंथ। उसके बाद हम लोग प्लासेंटा अपना फंक्शन धीरे धीरे काम करने लगता है। शुरू में उसको हम लोग 3 मंथ के लिए देते हैं, उसके बाद प्लासेंटा जब बन जाता है अच्छे से तो अपना काम करने लगता है। ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि कबोज किसी लेडी को टैबलेट इकोस्पोरिन चल रही है तो उसको हम लोग को स्टॉप नहीं करना है। अगर ब्लीडिंग हो तो स्टॉप कर सकती है, ज़्यादा हो रहा है तो, मतलब अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। पर नॉर्मली अगर टैबलेट इकोस्पोरिन चल रही है लेडी को, सपोज उसको ऐसा कोई बीमारी है कि उसको इकोस्पोरिन हम लोग को चलाना पड़ रहा हो तो उसको हम लोग बंद नहीं करेंगे। पर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो हम लोग बंद कर देते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। तो और पेशेंट में अगर सपोज प्री एक्लेम्पसिया है या फिर BOH है, मतलब बैड ऑब्स्ट्रक्टेड हिस्ट्री है, या फिर APLA है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सब आया फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी तो उसको ये सब आया तो उसको हम लोग को चालू कर देंगे टैबलेट इकोस्पोरिन, हम लोग को उसमें चालू रखना ही है। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स हम लोग उसमें देते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी हम लोग को उसको देना रहता है। तो ये हो गया। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट दी। और इसमें NSAID का कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये NSAID प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, सिर्फ PCA हम लोग दे सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग ने ये देख लिया। तो बेसिकली जो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ये भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे में ब्लड सप्लाई ईजी जाती है तो वहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है। और इम्यूनिटी मॉडिफिकेशन जो है उसको अच्छे से करता है, कोई इम्यूनोलॉजिकल चेंज नहीं होने देता वहाँ पे। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट दी एबॉर्शन।